सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड क्लास 8 जो है जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की उसका पार्ट ए जो है वो अपलोड हो चुका है। एंड पार्ट बी जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट 1999। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी सोसाइटीज़ जो हैं वो कोऑपरेटिव एक्ट 1989 के अंडर रजिस्टर्ड रहती हैं उन्हें हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहते हैं। और उनके ऊपर रजिस्ट्रार और गवर्नमेंट जो है उनका काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। लेकिन कोऑपरेटिव्स को एटोनॉमी प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट जो था लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उन्हें अब गवर्नमेंट होल्ड से निकाल कर उन्हें अपने डिसीजन जो है वो खुद करने का जो है वो फैसला देना चाहिए, पावर्स देनी चाहिए। और उसके तहत जो है ये एक्ट जो है वो लाया गया। और जो भी सोसाइटीज़ इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होती हैं उन्हें सिर्फ कोऑपरेटिव कहा जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वर्ड वो ना साथ में नहीं लगाया जाता। और ये जो कोऑपरेटिव्स रहते हैं जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड रहते हैं उन्हें काफ़ी हद तक एटोनमी मिलती है और रजिस्ट्रार का बिल्कुल नॉमिनल कंट्रोल इसके ऊपर रहता है। सारा कंट्रोल जो है वो बोर्ड मेंबर्स का रहता है जो कि इनके बीच में से ही इलेक्ट होकर आते हैं। ठीक है, तो 6 चैप्टर्स जो है वो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ रहे थे। आज हम जो बाकी के 4 चैप्टर्स हैं वो भी पढ़ेंगे और साथ में जो 2 शेड्यूल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पीडीएफ जो है वो आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चैप्टर 7 जो है वो ऑफेंसेस के रिलेटेड आता है। ठीक है, तो ऑफेंसेस आती हैं। सबसे पहले तो ऑफेंसेस होती कौन कौन सी हैं, तो देखिए कोई भी पर्सन जो है अगर रजिस्ट्रार ने उसको कोई डॉक्यूमेंट मांगा था या किसी भी पर्सन ने उससे डॉक्यूमेंट मांगा था और उसने वो जो रिपोर्ट, रिटर्न, नोटिस या दूसरे डॉक्यूमेंट देने में कोई गलती कर दी जिसमें कि उसने अनट्रू स्टेटमेंट दे दी, यानी जो चीज़ उससे मांगी गई थी उसने वो कुछ गलत स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड कर दी है रजिस्ट्रार या दूसरे इंसान को, या फिर उसने ऐसे मटेरियल जो कि ज़रूरी थे उस डॉक्यूमेंट में होने उन मटेरियल्स को बाहर निकाल दिया, उसे रजिस्ट्रार या दूसरा जो इंसान जिसको उसकी ज़रूरत थी उन डॉक्यूमेंट्स की उसको वो मटेरियल जो इम्पोर्टेंट रहना चाहिए था वो प्रोवाइड नहीं किया, तो वो जो है वो गिल्टी रहेगा, वो ये ऑफेंस माना जाएगा। और इस केस में देखिए अगर क्या है कि अगर इंडिविजुअल कोई जो है वो ये ऑफेंस करता है तो उसको 1000 रुपये का फ़ाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट रखी गई है 90 डेज़ की। ठीक है, कम से कम 90 डेज़ की इम्प्रिजनमेंट और फ़ाइन जो है वो 1000 रुपीज़ का रखा गया, या फिर दोनों चीज़ें ये जो है उसके ऊपर उसको पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, और अगर केस मान लीजिए कि इंडिविजुअल नहीं है, कोई कोऑपरेटिव है जिसने ये गलती कर दी है, ठीक है, इन केस पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, तो वहाँ पर उसका फ़ाइन जो है वो 10,000 रुपये रहेगा उसके लिए वो फ़ाइन। तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट जो है, कोऑपरेटिव को तो आप इम्प्रिजन नहीं कर सकते, तो सिर्फ फाइन की प्रोविजन ही रखा गया है। ठीक है, अब कहते हैं कि वेयर अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस इज बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, मान लीजिए कि कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, मान लीजिए जिसने ये ऑफेंस किया है, जिसे डॉक्यूमेंट मांगे गए थे और उसने गलत डॉक्यूमेंट दे दिए या कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूरी उसने बाहर से निकाल लिए, तो उस केस में देखिए कोऑपरेटिव जो है वो पूरा उसके ऊपर क्या चार्ज लगेगी, कन्विक्शन प्रोसिक्यूशन उसकी होगी, वो तो अलग से रहेगा ही रहेगा। लेकिन उसका जो डायरेक्टर रहेगा उस कोऑपरेटिव का, वो भी इस चीज़ के लिए, इस ऑफेंस के लिए गिल्टी माना जाएगा और उसके ऊपर जो है वो भी सज़ा उसको मिलेगी। ठीक है, सज़ा क्या है उसके लिए, देख कोऑपरेटिव को तो फाइन लगेगा लगेगा, लेकिन साथ ही साथ ये जो डायरेक्टर रहेगा इसके लिए क्या सज़ा है कि 1000 रुपीज़ की इसके ऊपर फ़ाइन देना पड़ सकता है और इम्प्रिजनमेंट अगेन 90 डेज़ की कम से कम इसके लिए होनी चाहिए। ठीक है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, जैसा जो है वो बोर्ड डिसाइड करेगा। ठीक है, और दूसरा है कि मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट अगर किसी ने दी है और उसको ये चीज़ के बारे में पता नहीं था, यानी किसी ने डॉक्यूमेंट दिए लेकिन उसको पता नहीं था कि ये मैंने गलत डॉक्यूमेंट दे दिए, अननोन था या फिर अवेयर नहीं था। ठीक है, और या फिर उसने किसी और को डॉक्यूमेंट देने के लिए कहा और उस इंसान ने गलत डॉक्यूमेंट दे दिए, तो जिस बंदे ने उसको कहा डॉक्यूमेंट देने के लिए तो उसको तो वो चीज़ पता नहीं है ना। तो जानबूझकर अगर किसी ने काम नहीं किया है तो वो गिल्टी नहीं माना जाएगा। ठीक है, जानबूझकर कोई काम कर रहा है, कोई ऑफेंस कर रहा है तो वो गिल्टी है, लेकिन अननोन अगर कोई गिल्टी, कोई मतलब गलत काम कर भी देगा तो अननोन इंसान जो है वो गिल्टी नहीं माना जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि कोई भी पर्सन अगर कोई ऐसा भी काम कर रहा है जो कि इस प्रोविज़न के अंदर जिसकी सज़ा नहीं है, लेकिन वो बिना किसी रीज़नेबल कारण के वो काम कर रहा है, या फिर कोई किसी को नोटिस देने में या कोई रिटर्न या डॉक्यूमेंट फाइल करने में
फेल हो गया है, एक तो है गलत दिया, दूसरा है कि उसने दिया ही नहीं, तो ये चीज़ भी जो है ये गिल्टी मानी जाएगी, ये भी एक ऑफेंस माना जाएगा और इसकी सज़ा जो है वो 1000 रुपीज़ जो है वो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है कि पर्सन जो कि कन्विक्टेड है उसे इस प्रोविज़न के अंदर तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ अगर वहाँ का कोर्ट चाहे तो वो भी उस गिल्टी इंसान को ऑर्डर कर सकता है कि आप इस एक्ट की जो प्रोविजंस है और रेगुलेशन है इनके साथ जुड़कर काम कीजिए, इसके खिलाफ मत जाइए। ठीक है। और दूसरा एक और फैक्ट जो है वो है कि मान लीजिए कि जब कोई भी ऑफेंस किसी ने किया और उसके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हुई या नहीं हुई, जब भी उसने ऑफेंस किया है उसके 2 साल के अंदर अंदर अगर उसको सज़ा मिल गई, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग होगी तो ओके है, उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन आफ्टर 2 ईयर यानी 2 साल अगर बीत गए उस ऑफेंस को किए हुए, तो उसके बाद कोई भी प्रोसिक्यूशन जो है उस इंसान के खिलाफ इस एक्ट के अंदर नहीं की जाएगी और उसको बहाल कर दिया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम सज़ा का टाइम 90 डेज़ है, 3 मंथ है। तो अगर 2 साल तक अगर उसकी प्रोसीडिंग ही चल रही है तो इसकी मीन्स कि उसकी सज़ा बीच में ही पूरी हो गई है, तो फर्दर 2 साल के बाद उसको सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। तो मिनिमम 2 साल के अंदर अंदर उसकी प्रोसिक्यूशन होकर सज़ा मिल रही है, उसको कन्विक्शन हो रही है तो ओके है। 2 साल बीत गए प्रोसीडिंग में ही, उसके बाद उसकी कन्विक्शन जो है वो नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद है चैप्टर 8 जो है वो डिस्प्यूट्स के रिलेटेड है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है। तो डिस्प्यूट्स में क्या आता है कि देखिए डिस्प्यूट, सबसे पहले तो डिस्प्यूट वो डिस्प्यूट माना जाएगा जो कि इस कोऑपरेटिव्स के कॉन्स्टिट्यूशन मैनेजमेंट या बिजनेस वगैरह को हर्ट कर रहा है या उसको टच कर रहा है। ठीक है। उसके खिलाफ काम कर रहा है। ये डिस्प्यूट जो है वो मेंबर्स के बीच में भी हो सकता है, यानी पास्ट मेंबर है उनके बीच में, या जो मेंबर्स हैं मौजूदा उनके बीच में हो सकता है, या फिर मेंबर्स और पास्ट मेंबर्स जो हैं उनके बीच में रह सकता है, या फिर एक कोऑपरेटिव जो है उसका दूसरे कोऑपरेटिव के साथ, या एक कोऑपरेटिव का दूसरे बोर्ड के साथ, या एक कोऑपरेटिव का डायरेक्टर के साथ किसी भी तरह का जो है वो डिस्प्यूट हो सकता है। तो ऐसा अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो इस केस में वो किसको रेफर किया जाएगा? आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। ठीक है। तो इन कोऑपरेटिव्स का एक ट्राइब्यूनल रहता है जो कि इनको बनाना पड़ता है। क्या उसकी कंपोजिशन है वो नीचे हम पढ़ेंगे, लेकिन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल होता है इन कोऑपरेटिव्स के अंदर, और उनको जो है कोई भी अगर ऐसा डिस्प्यूट अराइज होता है तो इन कोऑपरेटिव्स सॉरी इन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को भेजा जाता है, और इनका डिसीजन जो रहता है डिस्प्यूट का वो फाइनल रहता है। ठीक है। तो डिस्प्यूट्स क्या करेंगे, देखिए कोई भी कोऑपरेटिव का अगर क्लेम है किसी डेट को लेकर जो कि उसने अपने मेंबर या पास्ट मेंबर को दिया था जो कि रिकवर नहीं हो रहा है, वो क्लेम एक डिस्प्यूट माना जाएगा। या फिर मान लीजिए कि कोऑपरेटिव ने किसी को पैसा दिया था और उसने उसके खिलाफ श्योरिटी कोऑपरेटिव को दी थी, कोई गारंटी दी थी। ठीक है। तो उस श्योरिटी को लेकर अगर कोई क्लेम कर रहा है वो डेटर, तो उसको वो भी जो है डिस्प्यूट माना जाएगा। या फिर मान लीजिए कि किसी तरह की कोई कोऑपरेटिव की ज़मीन थी जो कि उसने किसी को दे रखी थी, या फिर कोई ऐसी ज़मीन जो कि जो है कोऑपरेटिव ने किसी को दे रखी थी या फिर किसी से ले रखी थी कोई कंडीशंस तोड़ने की वजह से पनिशमेंट के तौर पर, उसको लेकर अगर कोई क्लेम आता है तो ये भी जो है एक डिस्प्यूट माना जाएगा जो कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को भेजा जाएगा। ठीक है। और दूसरा, अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई भी डिस्प्यूट जो है वो ऐसा डिस्प्यूट है या नहीं जो कि इन कोऑपरेटिव्स की कॉन्स्टिट्यूशन मैनेजमेंट को टच कर रहा है या नहीं, तो ये सवाल जो है ये भी सबसे पहले कौन डिसाइड करेगा? ये भी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ही डिस्कस करेगा। तो कोई अगर ये कहता है कि ये ऐसा मैटर ही नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को इनकी कॉन्स्टिट्यूशन को खिलाफ जा रहा है, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि ये डिस्प्यूट है या नहीं? तो ये भी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कहते हैं कि इन एक्ट्स के प्रोविज़न के साथ साथ जो है ये फैसला लेते हैं और इनका जो डिसीजन रहता है वो फाइनल रहता है। ठीक है। और मान लीजिए कोई केस चल रहा है और फाइनल डिसीजन डिस्प्यूट का आना बाकी है, तो उस बीच के पीरियड के दौरान जो है ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अगर चाहें तो कुछ इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स जो हैं यानी इंटरमीडिएट ऑर्डर्स जो हैं वो पास कर सकते हैं फाइनल ऑर्डर के आने से पहले। ठीक है। और जो भी आर्डर जो है ये पास करेंगे उसे सिविल कोर्ट जो है हमारे जो जुडिशरी सिस्टम रहता है उस सिविल कोर्ट के बराबर का डिसीजन जो है वो इसे माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद कहता है कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो हैं किसी भी कोऑपरेटिव की एप्लीकेशन पर, अगर कोऑपरेटिव ने कोई एप्लीकेशन दी है कि किसी के खिलाफ उनको लोन जो है वो उनसे पैसा लेना है और वो नहीं दे रहा है किश्त वगैरह कोई, तो फिर जो है ये कोऑपरेटिव ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो हैं ये अपनी इंक्वायरी करने के बाद अगर इनको लगे कि ये बात क्लेम सही है कोऑपरेटिव का, तो ये इन्हें एक सर्टिफिकेट ऐसा इशू करेंगे जिसके तहत जो है ये उस इंसान से अपना जो भी इन्हें अमाउंट रिकवर करना है वो अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। ठीक है।
अब ट्राइब्यूनल की कंपोजिशन क्या कहती है? देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है हर एक कोऑपरेटिव के जो कि इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हैं, वो कहते हैं कि हर कोऑपरेटिव को एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है उसे कॉन्स्टिट्यूट करना ही करना है। और उसका हेड कौन रहेगा? हेड जो है कम से कम डेप्यूटी रजिस्ट्रार के रैंक का इंसान जो है वो इसका हेड होना चाहिए, ठीक है? या तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार या उससे ऊपर के रैंक का कोई इंसान होना चाहिए। और इसको असिस्ट करने के लिए जो है 4 मेंबर भी इसके साथ होंगे, और वो 4 मेंबर जो हैं वो जनरल बॉडी जो रहेगी इन कोऑपरेटिव्स की, उन्हीं के बीच में से कोई 4 मेंबर जो है उन्हें इलेक्ट किया जाएगा, जो कि इस डेप्यूटी रजिस्ट्रार को असिस्ट करेंगे। तो टोटल 5 मेंबर की बॉडी जो है ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की वो रहती है। और इनकी टर्म कितनी रहती है? टर्म जो है वो इनकी 3 साल रहती है, ठीक है? तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की टर्म जो है वो 3 साल रहती है। उसके बाद कहते हैं कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के पास अगर कोई केस आता है तो राइटिंग में ये कह सकते हैं कि कोई भी डिस्प्यूट है, ज़रूरी नहीं है उसे 5 के 5 बंदे ही हर डिस्प्यूट को या हर केस को देखें। तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो हैं वो किसी भी केस के लिए बेंच बना सकते हैं जिसमें शायद एक ही बंदा हो, या दूसरा बेंच जिसमें 3 बंदे हों, या 5 बंदे पूरे भी हो सकते हैं किसी बेंच में। तो किसी भी तरह का वो बेंच बना सकते हैं किसी भी केस के लिए। और जो उस बेंच का डिसीजन रहेगा, मान लीजिए एक ही इंसान है जो एक केस को देख रहा है, एक ही इंसान का बेंच बनाया गया, तो वो एक इंसान का जो बेंच होगा वो पूरे उस आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का डिसीजन माना जाएगा, ठीक है? वो अकेला उस एक इंसान का जो है डिसीजन नहीं माना जाएगा, ठीक है? तो बेंच सिस्टम जो है वो यहाँ पर ट्राइब्यूनल्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है? उसके बाद चैप्टर 9 जो है वो है डाइसोल्यूशन के बारे में है कि कोऑपरेटिव्स जब गलत काम करने लगें तो उन्हें डिसॉल्व भी किया जा सकता है। तो क्या इसके प्रोविजंस हैं? आइए देखते हैं। देखिए, डिसोल्यूशन की बात होती है तो कहता है कि डिसोल्यूशन अगर कोऑपरेटिव्स को खुद करनी है तो उनको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है? जब कोऑपरेटिव्स को लग रहा है कि अब हम बिज़नेस नहीं कैरी आउट कर सकते या सही तरीके से हम नहीं चल रहे हैं, तो खुद क्या करेंगे, वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और उस स्पेशल रेजोल्यूशन को रजिस्ट्रार के पास भेजेंगे और रजिस्ट्रार जो है वो उसे डिसॉल्व कर देगा, ठीक है? लेकिन कहता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन जो है उन्हें एक जनरल मीटिंग के में ही पास करना पड़ेगा, और उस जनरल मीटिंग का नोटिस जो है वो उन्हें रजिस्टर पोस्ट में जो है वो रजिस्ट्रार को भी पहले भेजना पड़ता है, क्रेडिटर्स को भी भेजना पड़ता है। और कोई सेकेंडरी कोऑपरेटिव जो है अगर इस कोऑपरेटिव का पार्ट है, या दूसरी कोई कोऑपरेटिव जो कि पार्टनरशिप में है इसके साथ, तो उसे भी जो है इस जनरल मीटिंग का ऑर्डर जो है, नोटिस जो है वो उन्हें भेजना पड़ता है। फिर वो सारे जो है जनरल मीटिंग में आते हैं, और जो इन्वाइटीज़ रहते हैं, यानी ये रजिस्ट्रार रहता है, क्रेडिटर रहते हैं, या दूसरे जो पार्टनर हैं इनके, या दूसरी सेकेंडरी सोसाइटी जो कि इनकी हिस्सेदारी हैं, तो वो जो हैं इस प्रपोज रेजोल्यूशन को जो है डिसोल्यूशन के खिलाफ जो ये जो रेजोल्यूशन पास होना है, तो इस मीटिंग में वो अपनी भी प्रेजेंटेशन जो है वो दे सकते हैं अगर वो देना चाहें तो, ठीक है? वोट नहीं करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो ज़रूर कह सकते हैं, ठीक है? अब कहती है, मान लीजिए कि डिसोल्यूशन के लिए जो है इनको ऑथराइजेशन मिल गई, स्पेशल रेजोल्यूशन इनका पास हो गया, तो कहते हैं कि उस रेजोल्यूशन के पास होने के 15 दिन के अंदर अंदर कोऑपरेटिव्स जो हैं उन्हें रजिस्ट्रार को जो है ये जो ऑथराइजेशन मिली है इनको स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू कोऑपरेटिव्स की तरफ से, इस ऑथराइजेशन के जो नोटिस रहेगा, ऑथराइजेशन का जो डॉक्यूमेंट रहेगा, इसे 15 दिन के अंदर अंदर जो है इसको रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ेगा। अब इस ऑथराइजेशन लेटर में क्या लिखा होगा, इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होगा, उस कोऑपरेटिव की सारी एसेट्स और लाइबिलिटी कितनी है ये लिखी होंगी, क्रेडिटर्स कितने हैं, उनके क्लेम क्या है, नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं, उसके बाद मेंबर्स का इंटरेस्ट जो है वो कितना है इस कोऑपरेटिव में, और लिक्विडेटर जो उन्होंने अपॉइंट किया है, अगर कोई अपॉइंट किया है, तो उस लिक्विडेटर का नेम और एड्रेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस लेटर ऑफ ऑथराइजेशन में होंगी, जो कि इनको 15 दिन के अंदर भेजना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, जब भी जो है ये स्पेशल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास करेंगे, ठीक है? उसके बाद कहता है कि जब अब देखिए, रजिस्ट्रार को जब वो स्पेशल रेजोल्यूशन जो कि पास किया गया कोऑपरेटिव्स में, जब वो रिसीव हो गया और उसको अब वो सेटिस्फाई है कि भाई इसको डिसॉल्व करना ही करना है, तो लेकिन साथ में उसको कंडीशन देखनी पड़ेगी, अगर इसकी कोई एसेट या लाइबिलिटी नहीं है इस कोऑपरेटिव की, और इन्होंने रेजोल्यूशन भी पास कर दिया है, तो वो क्या करेगा, इस कोऑपरेटिव को डिसॉल्व कर देगा, उसका नाम जो है वो अपने रजिस्टर से निकाल देगा और उसे जो है डिसोल्यूशन का सर्टिफिकेट इशू कर देगा, ठीक है? और उस डिसोल्यूशन के सर्टिफिकेट के इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, इस रजिस्ट्रार को एक तो गवर्नमेंट गैजेट में जो है ये नोटिस पब्लिश करना पड़ेगा कि इस सोसाइटी ने स्पेशल रेजोल्यूशन से जो है डिसॉल्व करने का प्रस्ताव पास किया है,
और साथ ही साथ जो लोकल जहाँ पर उनका हेड ऑफिस रहेगा उस कोऑपरेटिव का, उस हेड ऑफिस जो डिस्ट्रिक्ट वहाँ का न्यूज़पेपर रहेगा, उस न्यूज़पेपर में 2 हफ्ते तक लगातार जो है, यानी एक वीक में एक बार और दूसरी वीक में एक बार उस न्यूज़पेपर में भी, उस डिस्ट्रिक्ट के किसी न्यूज़पेपर में भी उसको ये नोटिस और रेजोल्यूशन का नोटिस जो है वो पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी होती हैं। और देखिए डिसोल्यूशन के केस में जब उसने लिक्विडेटर अपॉइंट कर रखा है और एक लिक्विड इससे पहले कि वो सर्टिफिकेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो इससे इशू करे, उस पीरियड के दौरान जब लिक्विडेशन प्रोसेसेस चल रही हैं तो रजिस्ट्रार जो है उस लिक्विडेटर से जो भी चाहे वो कोई इंपॉर्टेंट अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि डिसोल्यूशन की प्रोसेस कैसे चल रही है या फिर वो जो सरप्लस वगैरह कैसे उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है या कोई भी दूसरी इन्फॉर्मेशन, तो डिसोल्यूशन का सर्टिफिकेट इशू से करने से पहले जो है जो भी इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी लिक्विडेटर से, वो रजिस्ट्रार जो है उस पीरियड के बीच मांग सकता है। ठीक है, अब दूसरा है कि रजिस्ट्रार अगर डिसॉल्व करे तो एक तो ये तो है कि कोऑपरेटिव्स कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं अपने आप को खुद रेजोल्यूशन पास करके। दूसरा है रजिस्ट्रार को अगर रखे, देखिए रजिस्ट्रार को कहता है कि किसी भी कारणवश लगे कि कोई भी कोऑपरेटिव जो है वो 2 साल से कोई काम नहीं कर रही है, ठीक है, या फिर 2 साल से उसका कोई भी बिजनेस जो है वो कैरी नहीं हो रहा है, तो वो जो है उस कोऑपरेटिव को एक लेटर लिखेगा रजिस्ट्रार रजिस्टर पोस्ट के थ्रू, और वो कहेगा कि भैया आप 2 साल से काम क्यों नहीं कर रहे, प्लीज़ इंक्वायर कीजिए इस मैटर में। ठीक है, जहाँ पर कहता है कि रजिस्ट्रार जो है उसको जब भी इसने ये जो लेटर लिखा है इसको किसी भी कोऑपरेटिव को, उसको 30 दिन के अंदर अंदर जो है इस लेटर का जवाब जो है उनकी तरफ से नहीं आया है, तो फिर उन 30 दिनों के ख़त्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर जो है ये फिर से कोऑपरेटिव्स जो है उन्हें एक नोटिस लिखेगा, और उस नोटिस में क्या क्या लिखा जाएगा, इस नोटिस में फिर से उनको याद कराया जाएगा कोऑपरेटिव्स को कि हमने आपको एक लेटर लिखा था जिसका कोई भी आंसर आपने नहीं दिया है, और if an answer is not received to the letter within 30 days, ठीक है, तो अगर फिर से ये बात कही जाएगी कि आपने पहले लेटर का जवाब ही नहीं दिया है और अगर इस लेटर के 30 दिन के अंदर अंदर आपने कोई जवाब वाब नहीं दिया, तो उसके बाद रजिस्ट्रार जो है डायरेक्टली उस नोटिस को गवर्नमेंट गैजेट में जो है पब्लिश करेगा और उस कोऑपरेटिव को डिसॉल्व कर देगा। ठीक है, एक तो तरीका ये रहता है। दूसरा तरीका क्या है कि जहाँ पर मान लीजिए कि जहाँ पर रजिस्ट्रार जो है उसे आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आ गया कोऑपरेटिव की तरफ से कि हम बिज़नेस किसी वजह से कैरी आउट नहीं कर पा रहे हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि उसे जब 30 डेज़ ख़त्म होने के बाद भी उसको जो है दूसरे 30 डेज़ ख़त्म होने के बाद भी उसको जो है वो आंसर नहीं मिल पाया, तो उस केस में भी कहता है कि वो क्या करेगा, गवर्नमेंट गैजेट में जो है वो पब्लिश करेगा इस नोटिस को या इस जवाब को, और फिर से जो है कोऑपरेटिव्स को सेंड करेगा नोटिस एट द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज ऑफ दैट नोटिस, एंड कोऑपरेटिव विल हैव इट्स नेम स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर और अनलेस काज इज शोन कंट्रैरी टू दिस डिसोल्यूशन। ठीक है, तो इस केस में इस केस में क्या करेगा कि गवर्नमेंट का रजिस्ट्रार जो है वो गवर्नमेंट गैजेट में सबसे पहले तो नोटिस पब्लिकेशन करेगा और कोऑपरेटिव्स को कहेगा कि आपके पास 30 दिन हैं और इन 30 डेज़ के अंदर अंदर या तो आप कारण बता दीजिए, ठीक है, काज बता दीजिए, तो हम आपको फिर छोड़ सकते हैं, और अगर नहीं करेगा तो 30 डेज़ के बाद कोऑपरेटिव का नाम जो है रजिस्टर से वो स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि एट द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज़ आफ्टर द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, रजिस्ट्रार जो है, अब मान लीजिए थे कि 30 दिन हो गए और रजिस्ट्रार जो है उसको कोई भी काज नहीं मिला, ठीक है, उन्होंने कोई भी कॉन्ट्रेरी काज नहीं दिया कि हमें डिसॉल्व मत कीजिए, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर अगर उस सोसाइटी की अगेन कोई एसेट और लाइबिलिटी नहीं है तो रजिस्ट्रार जो है वो उस कोऑपरेटिव को डिसॉल्व करेगा, उसका नेम स्ट्राइक ऑफ करेगा और उसको डिसोल्यूशन का सर्टिफिकेट इशू कर देगा। या फिर दूसरे केस में वो क्या कर सकता है कि एक लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा, जो कि लिक्विडेटर फिर जाकर उसकी लिक्विडेशन प्रोसेस करके फिर उसको कोऑपरेटिव को डिसॉल्व करेगा और रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रार को सबमिट कर देगा। ठीक है, ये कंडीशन रह सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वेयर अ कोऑपरेटिव फेल टू फाइल रिटर्न। ठीक है, एक तो केस हो गया कोऑपरेटिव्स ने खुद डिसॉल्व किया, एक रजिस्ट्रार ने डिसॉल्व किया। अब दूसरा है कि कोऑपरेटिव्स को आपको पता है कि रजिस्ट्रार को कुछ रिटर्न्स देने पड़ते हैं 240 डेज़ के अंदर। ठीक है, जब भी इनका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तो कोऑपरेटिव का फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के
240 डेज़ के बाद भी कोऑपरेटिव ने अगर इनको रिटर्न फाइल नहीं किए हैं रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार फिर क्या कहेगा, उस बोर्ड को स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए बोलेगा, जिसमें कहेगा कि एनुअल रिटर्न्स आप फाइल कीजिए, ठीक है। और मान लीजिए कि बोर्ड जो है इस नोटिस के बावजूद जो है स्पेशल मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया उस टाइम पीरियड के अंदर, तो फिर रजिस्ट्रार जो है खुद से स्पेशल मीटिंग बुलवाएगा और वहाँ पर जो है इसकी कोऑपरेटिव्स के अफेयर्स वगैरह कैसे चल रहे हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे चल रही है, उसके लिए स्पेशल मीटिंग रजिस्ट्रार फिर खुद ही बुला देगा, ठीक है। और वहाँ पर वो असर्टेन भी करेगा कि क्या जनरल बॉडी जो है वो इस कोऑपरेटिव को आगे कंटिन्यू करने की डिज़ायर जो है वो रखती है या नहीं, और फिर उसके हिसाब से फैसला लेगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए उसने मीटिंग बुला भी ली, लेकिन मीटिंग में कोरम जो है, यानी जितने मेंबर ऑफ उसमें कोरम बनाते हैं उतने मेंबर भी उस मीटिंग में मौजूद नहीं हुए किसी वजह से, ये भी एक कंडीशन है। दूसरा है कि जनरल बॉडी की मीटिंग जब हुई तो वो रेजोल्यूशन ऐसा पास करने में फेल हो गई, या ऐसा रेजोल्यूशन उसने पास कर दिया जहाँ पर वो कह रही है कि कोऑपरेटिव्स जो हैं वो बिज़नेस कैरी नहीं कर सकते, या फिर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि सर हमें 60 डेज़ का टाइम पीरियड दीजिए, या 60 डेज़ में हम स्पेशल मीटिंग को अरेंज करवाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम आपको 60 डेज़ के अंदर अंदर एनुअल रिटर्न्स वगैरह भी दे देंगे। मान लीजिए ऐसा कोई जो है वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, और फिर कहता है कि कोऑपरेटिव विल फाइल द रिटर्न, ठीक है। ऐसा भी कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ कि कोऑपरेटिव्स ये कहें कि हम आपको अगले 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो जनरल मीटिंग करके आप रजिस्ट्रार को जो है वो इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है जो ये मांग रहे हैं वो दे देंगे। तो ये चीज़ें भी जो हैं ये सोसाइटी को डिसॉल्व करने के लिए ज़िम्मेदार रहती हैं, ठीक है। अब कहता है कि द कोऑपरेटिव फेल टू फाइल रिटर्न टू रजिस्ट्रार विद इन 90 डेज़। जब स्पेशल मीटिंग होती है, मान लीजिए जो रजिस्ट्रार ने अब करवाई है उसके 90 दिन का मान लीजिए कि ऊपर टाइम मांगा गया, मैं 90 दिन में उन्होंने कहा कि हम 90 डेज़ में आपको ये दे देंगे जो भी आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, लेकिन फिर उस मीटिंग के 90 दिन के बाद के पीरियड में भी जो है वो कोई भी रिटर्न जो है फाइल नहीं करते रजिस्ट्रार को ये कोऑपरेटिव, तो फिर उस केस में अगर उस कोऑपरेटिव की कोई लायबिलिटी एसेट नहीं है तो डायरेक्टली जो है रजिस्ट्रार उसे डिसॉल्व कर देगा, और उसे उसका नाम रजिस्टर से काट कर उसे सर्टिफिकेट ऑफ डिसोल्यूशन देगा। और साथ साथ दूसरी कंडीशन ये है कि या तो वो लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा, वो लिक्विडेटर फिर इस कोऑपरेटिव को डिसॉल्व करेगा, ठीक है। या फिर तीसरी कंडीशन कैसे आ सकती है कि रजिस्ट्रार ने मान लीजिए कोई इंस्पेक्शन की है, कोई इंक्वायरी की है, जिसमें उसको ये पता चला कि कोऑपरेटिव इल्लीगल पर्पसेस के साथ चल रहे हैं, या फिर वो प्रोविजंस के खिलाफ काम कर रहे हैं, या फिर वो प्रॉपर लाइसेंस के साथ नहीं काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार जो है उस कोऑपरेटिव को नोटिस भेजेगा कि भैया आप जो हैं अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। कोई अगर आपके पास रीज़न है तो रीज़न दीजिए। अब कोऑपरेटिव्स जो हैं उन्हें जो है उस 1 महीने के अंदर अंदर उस जो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया है, ऑब्जेक्शन नोटिस मिला है, उसका जवाब देना पड़ता है। और उसके बाद रजिस्ट्रार इनका जो रिप्लाई देखता है, एंड उसके बाद अगर रजिस्ट्रार को सही लगता है तो वो ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो उसे ऑर्डर करेगा कि इसको भैया डिसॉल्व कीजिए, ठीक है। और उस केस में फिर उसका रजिस्ट्रार से नाम काटा जाएगा और उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ डिसोल्यूशन इशू किया जाएगा, ठीक है। तो इंस्पेक्शन होने के बाद भी अगर पाया जाए कि सोसाइटीज़ गलत चल रही हैं तो तब भी जो है वो इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये है कि रजिस्ट्रार लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा जो कि खुद जो है डिसॉल्व करेगा, ठीक है। या तो खुद कर देगा या तो लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा और फिर लिक्विडेटर उसको डिसॉल्व करेगा। अब कहते हैं कि लिक्विडेटर मान लीजिए रजिस्ट्रार ने अपॉइंट किया, तो उस केस में लिक्विडेटर जो है उसका काम क्या क्या रहेगा कि जो भी लीगल प्रोसीडिंग चल रही हैं कोऑपरेटिव्स के खिलाफ वो सब उस चीज़ों को देखेगा। या फिर मान लीजिए कि पास्ट मेंबर्स के बीच में कोई कंट्रीब्यूशन, उनका कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से कोई अब जो कोऑपरेटिव्स को उनको देना था वो नहीं दिया है, तो वो चीज़ भी कैसे उनसे लेनी है वो सब कुछ देखा जाएगा। या फिर कोऑपरेटिव्स का के में किसी भी मेंबर का कोई क्लेम वगैरह है तो उसको देखना, बोनाफाइड सर्टिफिकेट उनको इशू करना, ठीक है। डिटरमाइन करना कि कोई मेंबर जो है इस कोऑपरेटिव का मेंबर है या नहीं, ये सब कुछ देखना इसका काम रहता है, ठीक है। या फिर विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार मेक एनी कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, मेक एन कॉम्प्रोमाइज़ विद क्रेडिटर और पर्सन, ठीक है। कोऑपरेटिव का अगर क्रेडिटर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह भी हो सकता है तो वो भी देखता है, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रार की परमिशन चाहिए। अब लिक्विडेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद लिक्विडेटर जो है वो रजिस्ट्रार को रिपोर्ट सबमिट करता है कि मैंने सब कुछ डिसॉल्व कर दिया है, ये रिपोर्ट है, ये हमने डिस्प्यूट किया,
तो फाइनली डिसीजन खत्म। ठीक है, उसके बाद ये ओल्ड लॉज आते हैं आर्टिकल 53 के अंदर, सॉरी सेक्शन 53 के अंदर वो आते हैं। 54 में लिक्विडेटर कैसे, मान लीजिए कि सबसे पहले तो कोऑपरेटिव्स ने अगर खुद को डिसॉल्व किया तो वो लिक्विडेटर अपॉइंट कर देंगे, और अगर मान लीजिए कि कोऑपरेटिव्स की तरफ से कोई लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं किया गया, या जनरल बॉडी जो थी कोऑपरेटिव की उसने लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं किया, तो रजिस्ट्रार जो है वो खुद लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा। किसी भी पर्सन को लिक्विडेटर वो अपॉइंट कर सकता है, और वो लिक्विडेटर अगर उसको सेटिस्फाई हो रहा है कि इस कोऑपरेटिव की कोई एसेट और लायबिलिटी नहीं है, तो वो इशू कर सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिसोल्यूशन। हम लिक्विडेटर की क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, देखिए ड्यूटीज़ वगैरह तो उसकी काफ़ी रहती हैं कि जब भी ये अपॉइंट होता है तो उसको नोटिस देना पड़ता है अपनी अपॉइंटमेंट का, रजिस्ट्रार को देना पड़ता है, क्रेडिटर्स वगैरह को देना पड़ता है, गैजेट में छापना पड़ता है। उसके बाद जो जहाँ पर उस कोऑपरेटिव का हेड ऑफिस रहेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस, वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़पेपर होगी उसमें 2 हफ्ते तक लगातार उसको एक बार जो है, यानी 1 हफ्ते में एक बार नोटिस जो है वो देना पड़ता है, लगातार 2 हफ्ते तक। ठीक है, उसके बाद कहता है कि वो ये नोटिस जो है उन लोगों को भी देगा जो कि इस कोऑपरेटिव के कर्जदार हैं, या फिर कोई इस कोऑपरेटिव की प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, या फिर कोई भी क्लेम जो है किसी का इस कोऑपरेटिव के खिलाफ है, तो उन सबको भी जो है ये अपनी अपॉइंटमेंट का नोटिस इसको देना पड़ता है। और उसके अपॉइंटमेंट के बाद जो है ये सारी प्रॉपर्टी जो रहती है कोऑपरेटिव की उसको अपनी कस्टडी में ले रहता है। देन ट्रस्ट अकाउंट जो है वो खोला जाता है इसके द्वारा, जिसके द्वारा सारे क्लेम्स वगैरह सेटल किए जाते हैं। अगर किसी से कोऑपरेटिव ने कोई उधार लेना है वो सारा पैसा इसमें आएगा, और कोऑपरेटिव को अगर किसी को देना है तो वो भी इसी ट्रस्ट अकाउंट से जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेपरेट लिस्ट वगैरह मेंटेन रहती है, करना काम सब इसका रहता है। ठीक है, जो भी है when any time he or she determine कि cooperative is unable to pay or provide to discharge for its obligation, तो कभी भी इसको लगे कि कोऑपरेटिव जो है अब फाइंडिंग्स के बाद ये लगे कि कोऑपरेटिव अब अच्छे से काम नहीं कर सकते, तो ये रजिस्ट्रार को जो है लिख सकता है कि ये भैया बात है, तो आप बताइए क्या करना है। ठीक है, उसके बाद डिलीवर टू रजिस्ट्रार, उसके बाद रजिस्ट्रार को या जनरल बॉडी को कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर चाहिए उस कोऑपरेटिव की, तो वो डिलीवर करना भी किसका काम रहता है, इस लिक्विडेटर का ही काम रहता है। ठीक है, लिक्विडेटर की पावर क्या रहती है कि लिक्विडेशन की प्रोसेस के दौरान जो है हर एक चीज़ कोऑपरेटिव की, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ यही मेंटेन करता है। लॉयर्स वगैरह अगर कोई केस चल रहा है तो लॉयर्स वगैरह मेंटेन रखना, अकाउंट्स मेंटेन रखना, सब कुछ इसका काम होता है। कोई केस चल रहा है उसको डिफेंड करना या कोई केस लगाना, वो भी इसका काम रहता है। बिजनेस जो है सारा कोऑपरेटिव है, इसको देखने पड़ता है जो पीरियड लिक्विडेशन प्रोसेस का रहता है। ठीक है, कोई फंड वगैरह लेना या देना है तो सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करना, सब इसका काम रहता है। अब कहते हैं कि अगर लिक्विडेटर को ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान है जिसने इस कोऑपरेटिव की किसी भी प्रॉपर्टी को पोजेस करके रखा है, या फिर जिसने अपनी ड्यूटीज़ के दौरान जो है किसी भी प्रॉपर्टी का मिस अप्रोप्रिएशन कर दिया है, तो वो कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर सकता है, और कोर्ट जो है फिर ऑर्डर दे सकता है इस इंसान को कि भैया जो भी आपने गलती की है, जो पैसा अगर गड़बड़ वगैरह की है, तो कोर्ट में ऑर्डर दैट पर्सन की उस प्रॉपर्टी को फिर से रिस्टोर कीजिए और लिक्विडेटर को दीजिए। ठीक है, क्यों, कोऑपरेटिव्स की तरफ से। ठीक है, उसके बाद कहता है कि लिक्विडेटर जो है वो खुद लिक्विडेशन प्रोसेस करते टाइम ये ना हो कि वो सारे शेयर्स वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह खरीद ले, तो खुद ना ही वो शेयर्स खरीद सकता है, ना ही इसकी स्टॉकिंग वगैरह या डेट एसेट्स में कोई पार्ट ले सकता है। जो कुछ भी उसको बेचना है तो वो बाहर के लोगों को बेचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो खुद ही सब कुछ खरीद ले। ठीक है, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स की बारी आती है, तो लिक्विडेटर शैल पे कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कोऑपरेटिव। तो जो लिक्विडेटर को पे किया जाएगा उसकी, जब तक उसको रखा गया है, तो वो फ़ी कहाँ से ली जाएगी, वो कोऑपरेटिव की ही प्रॉपर्टी से उसको पैसा निकाल के इसको एक किस्म की सैलरी दी जाएगी। एंड शैल पे एडवोकेट प्रोविजन ऑफ क्लेम अगेंस्ट कोऑपरेटिव। ठीक है, तो उसको सैलरी भी प्रॉपर्टी ऑफ कोऑपरेटिव से देनी है, और अगर किसी क्लेम को अगर उसने सेटल आउट करना है, किसी का क्लेम है वहाँ से कोऑपरेटिव के उसको पैसा देना है, तो वो भी कोऑपरेटिव की प्रॉपर्टी से ही देंगे। ठीक है, अपनी जेब से इसको कुछ नहीं देना। आफ्टर पेइंग और मेकिंग एडवोकेट प्रोविजन फॉर ऑल क्लेम, मान लीजिए इसने जितने भी क्रेडिटर्स वगैरह का पैसा है उनकी क्लेम को सेटल कर दिया, उनका पैसा दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा कि लिक्विडेटर शैल अप्लाई टू रजिस्टर फॉर द अप्रूवल ऑफ हिज फाइनल अकाउंट। तो जो भी होगा फाइनल अकाउंट को तैयार करने के लिए जो है रजिस्ट्रार से ये परमिशन मांगेगा कि मैंने ये पैसा दे दिया है, अब मुझे आप फाइनल अकाउंट बनाने की परमिशन दीजिए। ठीक है, और
फाइनल अकाउंट एंड फॉर द परमिशन टू डिस्ट्रीब्यूट द मनी इन काइंड टू द रिमेनिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग्स विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो एक तो क्लेम्स वगैरह जिनके भी थे, यानी जो क्रेडिटर्स वगैरह का पैसा देना था वो इसने दे दिया, और अब इसने रजिस्ट्रार से परमिशन मांगी कि आप मुझे फाइनल अकाउंट बनाने की परमिशन दीजिए, और साथ ही साथ ये भी परमिशन दीजिए कि जो बचा खुचा पैसा है उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से जिस जिसको पैसे में या काइंड में देना है वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ, उसके मेंबर्स वगैरह को देना हो या डिविडेंड के तौर पर किसी को देना हो तो वो दे दूकर फाइनल अकाउंट बनाए और जिम्मेदारी इसकी ख़त्म हो। जहाँ पर कहता है कि रजिस्ट्रार इसको अप्रूव कर दे कि फाइनल अकाउंट बनाइए, तो ये फाइनल अकाउंट उसको देगा, और लिक्विडेटर इसको फाइनल अकाउंट देगा, और उसके बाद ही शैल इशू डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द कस्टडी या डिस्पोजल ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड ऑफ कोऑपरेटिव। उसके बाद जो है क्या करेगा कि ही शैल इशू डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द कस्टडी और डिस्पोजल ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड ऑफ कोऑपरेटिव। साथ ही साथ जो है ये भी बताएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं या रिकॉर्ड हैं इनको कैसे डिस्पोज करना है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाएंगे, ये भी रजिस्ट्रार के पास ही सबमिट होंगे, और उसके बाद जो है लिक्विडेटर को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रार की तरफ से। रजिस्ट्रार कहेगा कि भैया छुट्टी है आपकी, सारा काम आपने कर दिया, अब आप जाइए घर। ओके, यहाँ पर कहता है कि रजिस्ट्रार जो है डिज़ोल्व कर देगा लिक्विडेटर का, तो उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी अल्टीमेटली डिज़ोल्व करेगा और सर्टिफिकेट ऑफ डिसोल्यूशन देगा, और रजिस्ट्रार से उस सोसाइटी का नाम खत्म, ठीक है। और कहता है कि कोऑपरेटिव शैल सीज टू एग्जिस्ट ऑन द डेट सर्टिफिकेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इशू, ठीक है। तो जिस दिन सर्टिफिकेट जो है डिसोल्यूशन का वो सोसाइटी को इशू होगा, उसी दिन से जो है वो सोसाइटी एग्जिस्ट करना ख़त्म हो जाएगी, यानी सोसाइटी तब से डिसॉल्व। और सर्टिफिकेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो लिक्विडेटर को अपॉइंट करने के 2 साल के अंदर अंदर इशू करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया तो आपने सर्टिफिकेट ही इशू नहीं किया, तो 2 साल का पीरियड रखा है, 2 साल के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिसोल्यूशन इशू करना ही है। ओके, तो ये था डिसोल्यूशन, और आखिरी चैप्टर हमारा बचता है वो मिसलेनियस है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं इसमें। देखिए इसमें 2 ही आर्टिकल हैं। पहले तो है कि इन कोऑपरेटिव्स को कुछ एग्जम्पशंस मिलती हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कुछ एग्जम्पशन थी गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे इन कोऑपरेटिव्स को भी एग्जम्पशन होती है, जैसे कि इनको स्टैम्प ड्यूटी टैग नहीं देनी पड़ती है, या फिर रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ी पेएबल है, ठीक है, वो नहीं देनी पड़ती है। उसके बाद प्रोफेशन, ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए कोई टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता, लैंड रेवेन्यू का टैक्स नहीं देना है, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं देना है, कोई गुड्स ये बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं कोई टैक्स नहीं देना है। ट्रांसपोर्टेशन जो इनकी रहती है, जो इनकी कोऑपरेटिव्स का सामान लेकर कोई गाड़ी जाती है, तो टोल टैक्स जो है वो इनको वो भी माफ़ रहता है, ठीक है। और आर्टिकल 59 में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से हमारे 10 चैप्टर जो हैं वो ख़त्म होते हैं। उसके बाद शेड्यूल ए पर आते हैं। शेड्यूल ए में जो है कोऑपरेटिव आइडेंटिटी के स्टेटमेंट्स की बात की जाती है। तो स्टेटमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव आइडेंटिटी, कोऑपरेटिव्स की पहचान कैसे होगी, उनके वैल्यूज़ कैसे होंगे, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ें आपकी आती हैं, वो है डेफिनेशन क्या रहेगी कोऑपरेटिव्स की, वैल्यूज़ क्या रहेंगे, और प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे। डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ा कि क्या है कोऑपरेटिव, एक ऑटोनोमस एसोसिएशन है, वॉलेंट्री जुड़ते हैं लोग इकोनॉमिक्स नीड को, सोशल नीड को, कल्चरल नीड को पूरा करने के लिए, और जॉइंटली ऑन्ड रहते हैं, यानी जो भी कोऑपरेटिव रहेगी सब जो है उसके ऑनर रहते हैं। डेमोक्रेटिकली कंट्रोल एक इंस्टीट्यूशन रहता है, तो ये इसकी डेफिनेशन रहती है। वैल्यूज़ क्या रहती हैं कोऑपरेटिव्स की, सेल्फ हेल्प रहनी चाहिए, यानी एक दूसरे की हेल्प करेंगे, खुद की हेल्प करेंगे, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, इक्विटी, सॉलिडेटरी सॉलिडरी, ऑनेस्टी, ओपननेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी जो हैं इसकी वैल्यूज़ रहती हैं। प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल्स वही हैं जो हमने पहले लेक्चर में भी पढ़े थे। वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप होनी चाहिए जो कि सबके लिए ओपन होगी। जो भी जो है सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो मेंबर बन सकते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के कि वो किस जेंडर के हैं, किस कास्ट के हैं, किस रिलीजन के हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड जो है ये भी एक प्रिंसिपल रहता है कि सारे मेंबर्स के द्वारा ये कंट्रोल रहेगा, और वो सारे मेंबर जो हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, और हर किसी को इक्वल वोटिंग राइट की जहाँ पर हक मिलेगा।
तीसरा प्रिंसिपल है कि मेंबर्स जो हैं वो यूनिक, वो ही मेन डोमिनेंट पावर रहेंगे और मेंबर जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल इन कोऑपरेटिव्स में, उस कोऑपरेटिव की उस कैपिटल को फिर कोऑपरेटिव्स के अलग अलग फंक्शंस में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और इन कैपिटल पर इसका डेमोक्रेटिक कंट्रोल रहेगा। ऐसा नहीं है कि पैसा कोई भी डालेगा तो कोई भी कहीं भी खर्च हो जाएगा, डेमोक्रेटिकली कंट्रोल होगा, जहाँ वोट किया जाएगा वहीं पैसा खर्च होगा। फोर्थ प्रिंसिपल अगेन ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंस, ये तो समझिए आपको एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए मेंबर्स की, रिप्रेजेंटेटिव की, मैनेजर्स वगैरह की या एम्प्लॉयज़ की, ये भी प्रावधान है। सिक्स्थ प्रिंसिपल इसका है कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स की, एक कोऑपरेटिव के अंदर के ही लोगों के बीच में काम नहीं होना चाहिए, पर अलग अलग जो कोऑपरेटिव्स हैं वो भी आपस में जो हैं एक दूसरे को कोऑपरेट करने चाहिए, ठीक है। तो cooperative serve their member most effectively and strengthen the cooperative movement by working through लोकल, नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो भी लोकल लेवल या नेशनल लेवल पर हैं तो एक दूसरे को वो स्ट्रेंथन करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। सातवां है कि कंसर्न फॉर द कम्युनिटी, ठीक है। तो कम्युनिटी के बारे में सोचना है इन कोऑपरेटिव्स को, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और इनकी पॉलिसीज़ वगैरह ऐसी रहती हैं जो कि सारे मेंबर्स मिलकर ही अप्रूव करते हैं, ठीक है। तो सारे मेंबर मिलकर अगर कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो इट मीन्स वो पूरी कम्युनिटी को कंसर्न में रख कर बनाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि हर एक की रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें। अब शेड्यूल बी है, आखिरी टॉपिक है, वो है कि सब्जेक्ट मैटर फॉर स्पेसिफिक कंसिडरेशन वाइल फ्लेमिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो हमने पढ़ा है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। यानी सिंपल अगर कहें तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उनमें क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें आइडेंटिटी कोऑपरेटिव्स की, उसमें नाम क्या है उसका, ये होना चाहिए, उसका विलेज कहाँ है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, किस विलेज में है, या फिर कॉमन सील उसकी क्या रहने वाली है, तो ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए। उसकी क्या एम्स रहने वाली हैं, ठीक है। कॉमन सेंट्रल नीड जो है मेंबर की, ये उसकी एम रहनी चाहिए, हर एक सोसाइटी की एम बिल्कुल, और इसी को फुलफ़िल करने की तरफ कोऑपरेटिव को काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या क्या सर्विसेज जो हैं ये अपने मेंबर को दे रही हैं, ये भी मेंशन होना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। उसके बाद कौन सी कंडीशन है जिसमें जो है मेंबर्स या नॉन मेंबर्स जो हैं उनको सर्विसेज दी जा सकती हैं, तो ये कंडीशन भी मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद मेंबर्स जो हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इन एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, किस तरह से जो है प्रोसीजर क्या रहेगा मेंबरशिप को ऑब्टेन करने का, किस हालात में मेंबरशिप को विड्रॉ किया जा सकता है, टर्मिनेट किसके हालात में किया जा सकता है, सीज़ कब किया जा सकता है, ये सब प्रोविज़न जो है मेंबरशिप को लेकर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होने चाहिए। उसके बाद मेंबर्स जो हैं इनके क्या राइट रहेंगे, क्या राइट्स रहेंगे। उसके बाद मिनिमम परफॉर्मेंस, यानी इनको क्या क्या करना है, क्या मिनिमम चीज़ें जो इनको करनी पड़ती है, जो कि हर मेंबर से जो है एक्सपेक्ट की जाती है। इनका फाइनेंशियल कमिटमेंट रहना चाहिए, मीटिंग्स में पार्टिसिपेशन इनका रहना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ जुड़कर ये काम करें। तो राइट भी हैं, राइट ऑफ वोट है, लेकिन साथ साथ ऑब्लिगेशंस भी हैं कि जिम्मेदारियां भी इनको दी जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर ये अपनी मिनिमम लेवल जो इनको ड्यूटीज़ परफॉर्म करने का दिया गया है, अगर वो उससे नीचे काम कर रहे हैं तो उसके लिए कोई पनिशमेंट या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो भी इनके लिए रखे जाएंगे, या फिर डिफ़ॉल्ट करेंगे अगर ये पेमेंट करने में तो तब इनकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। तो ये सब ऑब्लिगेशंस वगैरह में आता है, राइट्स में आता है, ये चीज़ भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होनी चाहिए। उसके बाद जनरल बॉडी की बात करें तो जनरल बॉडी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी हो या जनरल बॉडी हो तो उनका क्या रोल रहेगा ये मेंशन होना चाहिए। उसके बाद कैसे जनरल मीटिंग वगैरह करवाई जाएंगी, कोरम कितना चाहिए जनरल मीटिंग का। उसके बाद एडजर्न मीटिंग का जो है कोरम कितना चाहिए, मिनट ऑफ प्रोसीडिंग्स वगैरह को रिकॉर्ड करना चाहिए, ये रूल्स वगैरह सारे होने चाहिए। उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो कितना साइज़ रहेगा, क्या कॉम्पोजिशन रहेगी, डायरेक्टर्स की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, डायरेक्टर्स को हटाया कैसे जा सकता है, इलेक्शन उनके कैसे होंगे, डायरेक्टर्स का टर्म वगैरह, या बोर्ड मीटिंग कितनी बारी होनी चाहिए साल में, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, या फिर डायरेक्टर्स जो हैं उनके फंक्शन क्या रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट या ऑफिस बियरर रहेंगे उनका इलेक्शन क्या रहेगा, प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जाएगा, ऑफिस बियरर्स जो हैं उनको इलेक्ट या रिमूव कैसे किया जाएगा, प्रेसिडेंट और ऑफिस बियरर की क्या फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये भी जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव या स्टाफ जो हैं उनमें क्या है कि पर्सन टू बी स्यूड और पर्सन टू स्यू और टू बी स्यूड ऑन द बिहाफ ऑफ कोऑपरेटिव्स।
तो कौन से पर्सन हैं जिनके खिलाफ़ केस किया जा सकता है, या कौन है जो कोऑपरेटिव्स के खिलाफ़ केस कर सकते हैं, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव को कैसे अपॉइंट किया सकता, कैसे रिमूव किया जा सकता है, उसकी क्या पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, ये सारी चीज़ें भी मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद फाइनेंसिस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर सबसे पहले कोऑपरेटिव्स को अडॉप्ट करना होता है, तो क्या रहेगा वो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा। ऑडिटर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, इंटरनल ऑडिटर्स का क्या रोल रहेगा, उनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा, इक्विटी कितनी होनी चाहिए, उसका क्या नेचर रहेगा, मैक्सिमम कैपिटल जो कि अकेला मेंबर होल्ड कर सकता है वो कितनी होनी चाहिए, और उसके बाद फंड्स जो हैं वो कितने होने चाहिए और किस हद तक जो है फंड लिए जा सकते हैं। उसके बाद इक्विटी टू डेट रेशो जो है वो कितनी होनी चाहिए कोऑपरेटिव की, मैक्सिमम एक्सटर्नल डेट जो है यानी कोऑपरेटिव बाहर से कितना पैसा ले सकते हैं, ये भी जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके लिए प्रावधान होना चाहिए। प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर ऑफ इंटरेस्ट बाय मेंबर, तो अगर किसी मेंबर को अपना कोई शेयर वगैरह ट्रांसफ़र करना है तो वो कैसे कर सकता है प्रोसीजर। उसके बाद फंड्स वगैरह कैसे डिस्पोज करने हैं, या फिर मेंबर से अगर कोई फंड ड्यू है उससे तो वो कैसे रिकवरी करनी है, ये सब कुछ भी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर सेकेंडरी कोऑपरेटिव अगर कोई मेंबर है तो उसके क्या राइट्स रहेंगे, ये भी होनी चाहिए। उसके बाद वो कोऑपरेटिव्स अपना डेलीगेट कैसे अपॉइंट करेंगी किसी भी सोसाइटी की वोटिंग में, वो भी जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बहुत बहुत मोस्ट है डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, तो ये कैसे बनाया जाएगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, जो आर्बिट्रेटर रहेंगे इसके अंदर, तो वो सब भी सेट करना ज़रूरी है। दूसरे मैटर्स में अगर हम कहें तो क्या लैंग्वेज रहेगी इंटरनल अफेयर्स के लिए, वो भी डिसाइड करना पड़ता है, और कोऑपरेटिव्स डिसॉल्व कैसे होंगे, ये चीज़ भी जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होनी चाहिए। ठीक है। और फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कैसे किया जाएगा, ये सारा तरीका भी जो है वो होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर जो थी, सारे आर्टिकल हमने जो है डिस्कस किए हैं, सारे शेड्यूल हमने डिस्कस किए गए हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, देखते रहिए एडवोकेट्स।